एंड गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। नमस्कार, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद अशोक छोड़ा। तो आप जानदार होंगे बेहतरीन तरीके से बच्चों, आप कब लोगों की तैयारी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए बच्चों अपने एक दिल्ली पुलिस 2025 के लिए कंप्लीट तरीके से बच्चों एक सीरीज चल रही है, जिस सीरीज का नाम है विराट सीरीज। बच्चों के लिए बड़ी शानदार और जानदार बच्चों रहने वाली ये सीरीज, इसलिए कि इसमें सर्वाधिक जो आपके क्वेश्चन मिलते हैं वो लगभग क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके से संबंधित मिलते हैं। और आप सभी को पता है कि इन दिनों जो भी एग्जाम हो रहे हैं पिछले 2 सालों से या फिर आने वाले जितने भी सालों के अंदर एग्जाम रहेंगे, उसमें स्टैटिक जीके का सर्वाधिक बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो है कुछ दिनों से अपने चैनल पे क्लास नहीं लग पाई थी, अब अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी बच्चों। आज अपना जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। कुछ ऐसी बातें होगी जो आप सबको नोट करनी है, कुछ ऐसी बातें जो आपको सीधे दिमाग के अंदर डालनी है। बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो आप सबको ये लगेगी सर ये तो हमने बहुत बार पढ़ ली भैया। अगर बहुत बार पढ़ ली तब भी आप एक दो बार और पढ़िए, इसलिए पढ़िए कि बच्चों बार बार किसी चीज़ को आप स्मरण करोगे तो वो चीज़ें याद रहेगी। तो जुड़ेंगे एक बार सभी बच्चे, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट है बच्चों, ये सेशन नंबर 7 रहने वाला है। मात्र 30 या 35 मिनट की ये क्लास रहने वाली है। तो देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 और कौन सा बच्चा जो है इसका सही जवाब देगा। चलो सुनो भैया, देखो सबसे पहले क्वेश्चन कुछ है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम सुना है क्या आपने ये पहले। ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। आशा भोसले, शमशाद बेगम, एस जानकी, लता मंगेशकर को। तो ये बच्चों सम्मानित किया गया है किसे, लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया है। अब आप कहोगे सर लता मंगेशकर से तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लता मंगेशकर का जन्म जो है किस शहर के अंदर होता है। तो प्यारे बच्चों लता मंगेशकर का जन्म होता है इंदौर शहर के अंदर। देखिए एक क्वेश्चन अपना यहाँ से बन गया, इंदौर शहर के अंदर इनका जन्म होता है लता मंगेशकर का। इसके अलावा लता मंगेशकर को सवर कोकिला के नाम से जाना जाता है, सवर कोकिला। सवर कोकिला एसएससी और रेलवे कई बार क्वेश्चन पूछती है कि सवर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। भैया लता मंगेशकर को जाना जाता है। अब कई बार देखिए बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि सवर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है, जबकि पूछा जाए कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। तो बच्चों भारत की कोकिला जो है ये सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। देखिए अलग अलग बातें होगी नहीं होगी। अब यहाँ पे सवर कोकिला होगी लता मंगेशकर, जबकि भारत की कोकिला और भारत की कोकिला कौन सी होगी, सरोजिनी नायडू बोल जाती है भैया, सरोजिनी नायडू हो गया। अब एक बार फिर चलते हैं अपन लता मंगेशकर पे। तो बच्चों लता मंगेशकर का जन्म तो इंदौर शहर के अंदर हुआ, जबकि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, आप सभी को पता है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम है बच्चों भारत रत्न। और ये जो भारत रत्न पुरस्कार है ये लता मंगेशकर को दिया गया था सन 2001 के अंदर दिया गया था। अब यहाँ से कुछ बच्चे वैसे भी कंफ्यूज होते हैं। किस प्रकार से कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका कौन थी। भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका का नाम बताओ। और जब भी भारत रत्न से संबंधित इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वहां पे एक नंबर ऑप्शन के अंदर अपने को लता मंगेशकर मिलता है। आप और हम लता मंगेशकर क्या कर देते सही। लेकिन भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका लता मंगेशकर नहीं थी। तो कौन थी, तो भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका थी एम एस सुब्बालक्ष्मी। एम एस सुब्बालक्ष्मी। और एम एस सुब्बालक्ष्मी को ये जो भारत रत्न पुरस्कार है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1998 के अंदर, 1998। जबकि लता मंगेशकर को तो ये पुरस्कार मिलता है बच्चों 2001 के अंदर ये पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑनर अवार्ड कहाँ का ये अवार्ड है, तो ये है फ्रांस सरकार का अवार्ड, फ्रांस सरकार का अवार्ड है। और लता मंगेशकर को दिया गया था 2009 के अंदर जो है इसे ऑफिसर ऑफ द लीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखिए एक क्वेश्चन था, अपने सामने 3-4 क्वेश्चन बन गए। इसके अलावा भी देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ अपन ने चर्चा की कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू। तो भैया किसके द्वारा कहा गया था भारत की कोकिला, याद करिए बापू के द्वारा कहा गया, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। इसके अलावा मैं लिख रहा हूँ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली इंडियन यानी भारतीय महिला कौन थी, तो भारतीय महिला का नाम हो गया सरोजिनी नायडू हो गया। इसके अलावा भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल फर्स्ट गवर्नर कौन थी, तो पहली महिला राज्यपाल भी कौन बनती है बच्चों, सरोजिनी
नायडू बनती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है? क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। अब आपको पता है संविधान सभा के अंदर 15 महिलाएं थी, राजस्थान से एक भी महिला शामिल नहीं थी। तो संविधान सभा की पहली महिला का नाम बताइए। तो भैया संविधान सभा की पहली महिला का नाम है बच्चों सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और ये कहाँ की जो है गवर्नर बनती है? यूपी की गवर्नर बनती है, वर्तमान का यूपी। और उस समय का क्या था? उस समय का संयुक्त प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन या सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसका सही आंसर है लता मंगेशकर। बहुत बढ़िया से आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है माजुली महोत्सव मनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? बताइए माजुली महोत्सव। अब इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछ लेती है। निश्चित तौर पे दिल्ली पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। माजुली महोत्सव जो है किस स्टेट के अंदर मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो मनाया जाता है कहाँ पर? असम के अंदर मनाया जाता है। असम राज्य के अंदर माजुली महोत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल आपको सही दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर आपको सही दिखाई दे रहा है। तो माजुली महोत्सव कभी भी आपसे पूछे तो माजुली महोत्सव कहाँ का हो गया भैया? माजुली महोत्सव हो गया असम का। अब देखिए कुछ चीजें आप साथ साथ नोट करोगे। कभी भी आपसे पूछा जाए कि बताइए सर माजुली महोत्सव कहाँ का है, आपका आंसर होना चाहिए कि सर माजुली महोत्सव तो असम का है। इसके अलावा पूछा जाए बिहू कहाँ का है, बिहू कहाँ का है, तो बिहू भी तो अपने कहाँ का हो गया भैया? बिहू भी तो असम का हो गया। माजुली महोत्सव यहाँ का हो गया, बिहू महोत्सव यहाँ का हो गया। चाय महोत्सव पूछा जाता है कहाँ का है? चाय महोत्सव, तो चाय महोत्सव भी कहाँ का हो गया? असम का हो गया। अब बच्चों एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से। किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि चाय उत्पादन के अंदर भारत के अंदर प्रथम स्थान पर भी कौन सा राज्य है? असम राज्य है प्रथम स्थान पर चाय उत्पादन के अंदर। अब देखो आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर चाय उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य हो गया? अपना आंसर क्या आएगा? असम राज्य हो गया। फिर पूछे कि चाय उत्पादन के अंदर दुनिया में पहला स्थान कौन से देश का है? तो दुनिया के अंदर पहला स्थान किसका हो गया? चीन का हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है कि चाय बनाने में सुबह सुबह उठते हैं तो जोर आता है अपने को, सभी को पता है, गृहिणियां जो होती है उनको सबको पता है कि सुबह सुबह चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में जोर आता है। तो जोर आता है तो ये लीजिए जोरहट। जोरहट कौन सा स्थान है चाय उत्पादन के अंदर बच्चों? असम के अंदर जो है, जो प्रसिद्ध स्थल है या प्रसिद्ध जो स्थान है चाय उत्पादन के अंदर, उसका नाम कौन सा हो गया? जोरहट हो गया। जबकि चाय उत्पादन के अंदर भी कौन सा हो गया? असम हो जाता है। इसके अलावा देखिए विश्व का जो है बच्चों प्रथम नदी द्वीप माजुली द्वीप, ये भी कहाँ पर हो गया? ये भी यहीं पर हो गया। तो माजुली द्वीप भी यहीं पर हो गया और माजुली महोत्सव भी यहीं पे हो गया। दो बातें अलग अलग है। किस प्रकार से अलग अलग है? कभी आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे एशिया का सॉरी माफ करना विश्व का पहला जो है बच्चों अ, विश्व का पहला जो है द्वीप नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का पहला नदी द्वीप या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो गया? माजुली द्वीप हो गया। फिर पूछा जाए कि माजुली महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये लीजिए माजुली महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? असम के अंदर मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व का पहला तेल एशिया का पहला तेल कुआं, माफ करना थोड़ी सी बातें आगे पीछे हुई। एशिया का पहला तेल कुआं, एशिया का पहला तेल कुआं डिगबोई, ये कहाँ पर है? ये भी है असम के अंदर। एशिया का पहला तेल कुआं नाम क्या हो गया? डिगबोई, ये भी असम के अंदर है। इसके अलावा देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। आप सभी को पता है 4 ऐसे प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। तो ये भी कहाँ से चुने गए थे? असम से चुने गए थे। अब देखिए अगर आप कमेंट बॉक्स में जाके जवाब देना चाहते हो तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने थे। जैसे सभी कहते हैं कि लोकसभा का प्रमुख होना चाहिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष सॉरी लोकसभा के जो प्रमुख होंगे या लोकसभा से क्या है प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं। जब राज्यसभा से चुने जा सकते हैं तो आपको ये बताना है कि कितने ऐसे प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने। एक का तो नाम मैंने बता दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक महिला आपको मिलेगी और महिला का आपको मिलेगी, इसके अलावा 2 प्रधानमंत्री आपको और मिलेगी।
तो एशिया का पहला तेल कुआं ये भी कहाँ पर हो गया, ये भी असम के अंदर हो गया बच्चों। एक देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कामाख्या देवी का मंदिर। मैं बार बार असम की बात आती है तो बहुत सारी बातें आपको नोट नोट करवाता हूँ। कामाख्या देवी का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, ये भी असम के अंदर स्थित है। और ये कामाख्या देवी का मंदिर बच्चों नीलांचल पर्वत पर स्थित है। और इसी के अंदर मेला भरता है, जिस मेले का नाम है अम्बुबाची का मेला। और इसी मेले को क्या कहा जाता है, पूर्व का कुंभ कहा जाता है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बने। तो पूछा जाए कि पूर्व का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, अम्बुबाची के मेले को क्या कहा जाता है, पूर्व का कुंभ कहा जाता है। कामाख्या देवी का मंदिर हो गया, अम्बुबाची का मेला। कैसे भूल सकते हैं आप और हम सत्रिया, सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस सत्रिया। और ये सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस हो गया, तो ये भी लीजिए असम का क्लासिकल डांस है बच्चों। एक बार आपको फिर से मैं एक क्वेश्चन याद करवाता हूँ। कौन सा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन मेरा ये है आपके सामने कि राज्यसभा सदस्य के रूप में बनने वाले प्रधानमंत्री कितने थे, और नाम बताइए आप एक साथ में। एक प्रधानमंत्री का नाम तो आपको मैंने बता दिया, उस प्रधानमंत्री का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है। एक मैंने आपके सामने कहा कि कोई महिला प्रधानमंत्री है, तो आपके बिल्कुल जहन में आ जाएगी। और इसके अलावा दो प्रधानमंत्री और है। तो माजुली महोत्सव मनाया जाता है प्यारे बच्चों, असम के अंदर मनाया जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो स्टैटिक जीके जितना आप बार बार रटते हो उतनी ही क्या है, बार बार आप भूलते भी हो। इसलिए जो बच्चे रूटीन के अंदर साथ साथ चलते रहते हैं कि सर आज हमने स्टैटिक जीके पढ़ा, इसी चीज को अपन ने कल पढ़ा, फिर कल पढ़ा। वैसे मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर बच्चों से कहता हूँ, लगातार मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर बच्चों को 10 दिन तक सुनता रहता हूँ क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य, जो इसीलिए बच्चों के क्या है वो जहन और दिमाग के अंदर बैठ जाते हैं। तो आपको भी क्या, अगर मैं कोई बात 2 बार या 3 बार बता रहा हूँ तो ऐसे नहीं करना कि सर ये है बात हमें पता है। वही बात अक्सर एग्जाम्स के अंदर गलत होती है जो बात अपने को पता होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई थी। भैया स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा दिवस याद करिए, नेशनल यूथ डे। देखिए एशियट इंडिया, रिकवर ऑफ स्मोक, द ईस्ट एंड वेस्ट, इसके अलावा नो सीक्रेट्स। तो कौन सी पुस्तक है जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है, द ईस्ट एंड द वेस्ट। ये पुस्तक लिखी गई है स्वामी जी के द्वारा, स्वामी जी यानी स्वामी विवेकानंद के बारे में। अब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्वामी विवेकानंद से। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है किसकी याद में, ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की याद में। प्रत्येक साल 12 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, राष्ट्रीय नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 2 नंबर कौन सी बात हुई, 2 नंबर पूछा जाता है कि शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर स्वामी जी भाग लेने जाते हैं। शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर स्वामी विवेकानंद भाग लेने जाते हैं। 1893 के अंदर स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। अब देखो आपको लगे हाथ एक और बात याद रखनी है, 1893 के अंदर तो स्वामी विवेकानंद शिकागो के अंदर जाते हैं। 1893 के अंदर भी बताइए महात्मा गांधी कहाँ पर जाते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। 1893 में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और ये कहाँ जाते हैं, शिकागो के अंदर जाते हैं। 1893 के अंदर ही महान महिला भारत में आ रही होती है, उस महिला का नाम था श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। तो देखिए क्वेश्चन साथ साथ से कैसे रिलेट करते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट। अब श्रीमती एनी बेसेंट भारत के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के अंदर आती है, और जिसे वर्तमान के अंदर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इससे भी एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन कैसे बनता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी भैया, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी श्रीमती एनी बेसेंट। और ये अधिवेशन होता है 1917, और 1917 के अंदर आपको याद रखना है कलकत्ता अधिवेशन। अब लगे हाथ में आपको ये बात बताऊं बच्चों, SSC और दिल्ली पुलिस को एक ही टॉपिक में से अगर 2 क्वेश्चन देने हैं या एक टॉपिक में से 3 क्वेश्चन देने हैं, किसी टॉपिक में से टॉपिक निकलता है वहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो निश्चित तौर पे आपको एक ये टॉपिक भी क्या करना है, याद करना है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद 1893 को शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट हिंदुस्तान के अंदर आती है।
अब देखिए, शिकागो के अंदर या अमेरिका के अंदर स्वामी जी को किस नाम से जाना जाता है? बच्चों, शिकागो अमेरिका के अंदर स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। और स्वामी जी के बचपन का नाम कई बार एसएससी पूछती है। तो स्वामी जी के बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम हो गया। अगली बात आप सुनिए। अगली बात ये है कि राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग एक साथ लिखने हैं आपको। राजयोग, ज्ञान योग, राजयोग हो गया, ज्ञान योग हो गया, इसके अलावा बच्चों कर्म योग हो गया। ये तीनों के तीनों पुस्तकें किसकी है भैया? ये तीनों की तीनों पुस्तकें हैं स्वामी जी की, स्वामी विवेकानंद की। दिखाई दे रही है क्या बोर्ड पे? आपको दिखाई दी नहीं भैया बोर्ड पे? अगर दिखाई नहीं दी तो तीनों को एक बार इरेज करते हैं, दोबारा लिखते हैं। फिर आप कहोगे कि सर ये तो बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा सा बोर्ड एक साइड से कट रहा है। यहाँ लिख रहा हूँ राजयोग, राजयोग, ज्ञान योग, ज्ञान योग और इसके अलावा कर्म योग। ये तीनों के तीनों पुस्तकें जो है कर्म योग, ये तीनों की तीनों पुस्तकें स्वामी विवेकानंद जी के। इसके अलावा कोई और पुस्तकें बताइए स्वामी विवेकानंद जी की, जो आप अगर याद कर पाओ तो कौन कौन सी होगी भैया? भक्ति योग, कर्म योग तो हो गया, तो फिर भक्ति योग भी इन्हीं की है। भक्ति योग स्वामी विवेकानंद जी की है। इसके अलावा कोई? रीजनल ऑफ लव, रीजनल ऑफ लव, रीजनल, रीजनल ऑफ लव, ऑफ लव, ये भी किसकी पुस्तक हो गई? ये भी स्वामी विवेकानंद की पुस्तक हो गई। पर्ल्स ऑफ विस्डम, पर्ल्स ऑफ विस्डम, पर्ल्स ऑफ विस्डम, विस्डम, ये भी पुस्तक पूछा जाए किसकी है तो ये भी पुस्तक है बच्चों स्वामी विवेकानंद की। कई बार क्वेश्चन बनता है स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित, या तो बुक में से बनेगा, बुक नहीं बनेगा तो नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस से बनेगा। इसके अलावा शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। कब गए थे, कब आए थे। इसके साथ महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका जाती हैं, श्रीमती एनी बेसेंट भारत के अंदर आती है, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो तमाम तरह के बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत बढ़िया वाला आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में व्यक्त किया है? यानी राजनीतिक कुंडली किस व्यक्ति के द्वारा जो है बच्चों कहा गया है? जब भी अपन पेपर देते हैं, चाहे ये तो क्वेश्चन बार बार आरपीएससी के अंदर भी आता है भैया, आरपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, कांस्टेबल कुछ भी हो, ये क्वेश्चन एक निश्चित तौर पे आता है। कहाँ से क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है प्रस्तावना से। कुछ दो चार बातें हैं जहां से निश्चित तौर पे प्रस्तावना से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो देखिए, प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अपने को पता होना चाहिए प्रस्तावना प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। बच्चों, अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा मुल्क था जिसने अपने संविधान के अंदर प्रस्तावना जैसे दस्तावेज को शामिल किया और वहीं से अपने से ले ली। फिर दूसरी ये बात बनती है कि भैया प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, प्रस्तावना की भाषा है, ये भी क्या अमेरिका से है? नहीं भैया, ये अमेरिका से नहीं है, ये तो है बच्चों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा फिर क्वेश्चन कौन सा बनता है? कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप बताइए प्रस्तावना कितने देशों के संविधान से प्रेरित है, तो अब क्या जवाब आप दो ही दोगे? एक तो अमेरिका से प्रस्तावना ले ली गई और दूसरा जो है प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ले ली गई। क्या अपना आंसर दो होगा? बिल्कुल अपना आंसर दो नहीं होगा भैया, दो का डबल करूं अपना आंसर चार होगा। आप याद करिए, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये किस देश के संविधान से लिए? तो ये ले लिए बच्चों रूस के संविधान से। तो देखिए तीन हो गए। इसके अलावा प्रस्तावना बात करती है समानता की, स्वतंत्रता की, भाईचारे की, बंधुत्व की बात करती है। तो ये समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ये कहाँ का नारा था? ये नारा था फ्रांस का। और फ्रांस की क्रांति होती है कब? 1789 के अंदर, 1789 के अंदर ये क्रांति हुई। उस समय का क्या था बच्चों? नारा था। अब अपन वापस क्वेश्चन की ओर चले। मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया क्वेश्चन का कि संविधान को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा कहा गया था। अब कुछ और बातें आपको नोट करनी है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को देखिए परिचय पत्र कहा जाता है।
आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहते हैं। और इसे क्या कह सकते हैं, इसके अलावा संविधान की कुंजी भी इसे कहा जाता है, की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अलावा क्या दो ही बातें हैं? नहीं, दो बातें नहीं है, एक बात और है, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो परिचय पत्र तो कहा था बच्चों N.A. पालकीवाला के द्वारा, N.A. पालकीवाला के द्वारा। N.A. पालकीवाला ने तो संविधान को परिचय पत्र कह दिया। कन्हैयालाल मणिक्यलाल मुंशी के द्वारा इन्हें राजनीतिक कुंडली कह दिया गया। कुंजी किसके द्वारा कहा गया? कई बार एग्जाम्स के अंदर आता है, अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर के द्वारा इसे संविधान की कुंजी कही गई। और संविधान की आत्मा पहली बार कहा ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा पहली बार बात कही गई। दूसरी बार बात कही गई थी बड़े भाई साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई थी। और दूसरी बार बात कही गई थी बच्चों M हिदायतुल्लाह के द्वारा। और तीसरी बार बात कही गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब दो बातें आपको विशेष जो है इस टॉपिक से संबंधित गांठ बांध लेनी है। कौन कौन सी बातें? प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं है। प्रीएम्बल इज द नोट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस विवाद के अंदर कहा गया था? तो मैं सीधा विवाद लिख रहा हूं यहाँ पे। विवाद का नाम है बेरुवारी विवाद। बेरुवारी विवाद। और बेरुवारी विवाद होता है 1960 के अंदर बच्चों। इस विवाद में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अगली बात, भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है, यानी प्रीएम्बल इज द मेन पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस विवाद के अंदर बात कही गई थी? ये बात कही गई थी बच्चों केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। और आपको पता है केशवानंद भारती केरल राज्य कब का मामला था? 1973 का मामला था। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है इसमें कितनी बार संशोधन हुआ, अमेंडमेंट कितनी बार हुआ? तो इसमें संशोधन होता है केवल और केवल एक बार। और ये संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन। इसे कहा जाता है बच्चों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक शब्द का नाम था समाजवाद, दूसरे का नाम था पंथनिरपेक्ष, तीसरे का नाम था बच्चों अखंडता। लिख लीजिए आप साथ साथ, एक शब्द जोड़ा गया समाजवाद, दूसरे का नाम था पंथनिरपेक्षता, और तीसरे का जो नाम था उसका नाम था अखंडता। अब आप ये भी बात कह सकते हो सर ये समाजवाद पंथनिरपेक्षता तो मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें भी मिलते हैं। आप कह रहे हो कि बाद में जोड़े गए थे। बिल्कुल बच्चों पहले मिलते हैं, लेकिन पहले इनकी व्याख्या नहीं की गई थी। 42वां संविधान संशोधन जो है वो संशोधित किया जाता है। इंदिरा गांधी यानी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, या इकलौती महिला प्रधानमंत्री भी आप कह सकते हो। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, इकलौती महिला प्रधानमंत्री, कैसे भी आप कह सकते हो। तो उस समय किया गया। तो पहले इनका जो है विशेष रूप से बच्चों इनका अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया था, लेकिन 42 में 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसे जो है बिल्कुल क्या किया गया था, स्पष्ट किया गया था। तो समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता जैसे शब्द कब जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं बच्चों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चले आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार संविधान के अंदर कितनी भाषाएं हैं भैया? यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों में 8वीं। कितनी भाषाएं होगी? अब देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से बना। क्वेश्चन इस प्रकार से बना, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 22 होगा। कभी भी आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान, जब भी बात आती है मूल संविधान की, कई बार आता है ना कि आप बताइए मूल संविधान के अंदर क्या था, तो मूल संविधान का क्या मतलब निकालते हो आप? मूल संविधान वो संविधान है, कौन सा संविधान? जो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। इस मूल संविधान के अंदर क्या था? 395 तो आर्टिकल थे, इसके अलावा 22 भागों के अंदर बंटा हुआ था, और इसके अलावा 8 अनुसूचियों में बंटा हुआ था, और एक बच्चों क्या थी? प्रीएम्बल्स थी, यानी एक क्या थी? प्रस्तावना थी। ये अपना मूल संविधान था। तो अब आप और हम कह सकते हैं कि वर्तमान के अंदर कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। लेकिन मूल संविधान में कभी पूछा जाए तो मूल संविधान के अंदर बच्चों 14 भाषाएं थी, 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। और वर्तमान में पूछा जाए कि कुल कितनी भाषाएं होगी, तो ये लीजिए कितनी भाषाएं होगी? 22। अब आप मेरे साथ साथ लिखोगे, कुछ बातें आप देखिए। सबसे पहले मैंने आपके सामने पटापट लिखा हिंदी, हिंदी के बाद मैंने आपके सामने लिखा संस्कृत, संस्कृत के बाद मैंने लिखा उर्दू।
उर्दू के बाद फिर मैं चला पंजाब की ओर, मैंने लिखा पंजाबी, पंजाबी से मैं चला गया कश्मीर की ओर, फिर मैंने लिखा कश्मीरी, कश्मीर से मैं सीधा चला गया दीदी के पास, यानी कहाँ पर बच्चों, कोलकाता। तो कौन सी भाषा होगी, बांग्ला भाषा होगी। दीदी की हमेशा बनती नहीं है, किससे नहीं बनती है, नरेंद्र मोदी से, गुजरात से। नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, तो अगली भाषा होगी गुजराती। गुजराती के बाद मैं चला नीचे बच्चों कहाँ पर, महाराष्ट्र की, और ये लीजिए मराठी। फिर दक्षिण भारत की 3 भाषाएं अपने को याद रखनी है, कौन सी, एक भाषा हो गई तमिल, एक भाषा हो गई अपनी तेलुगु, और एक भाषा अपनी मलयालम हो गई। ये लीजिए मलयालम हो गई बिल्कुल। अब देखिए, अब अपन क्या चलते हैं वापस से क ग पे चलते हैं। तो कै से सबसे पहले बना कन्नड़, और ए आ से सबसे पहले बनता है असमिया, बिल्कुल। तो ये बच्चों कन्नड़ हो गए, ये असम हो गया। ए के बाद अपन चलते हैं ऊ, तो ये हो गया उड़िया। अब आप जोड़ो ये भाषाएं कितनी होगी, मेरे हिसाब से 14 भाषाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मूल संविधान की कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। जुड़ने वाली 15वीं भाषा कौन सी बनती है बच्चों, सिंधी भाषा बनती है। जुड़ने वाली 15वीं भाषा कौन सी बनती है, तो ये सिंधी बनती है। और ये सिंधी भाषा सीधी लिख दिया गया मैंने, सिंधी भाषा। जुड़ने वाली 15वीं भाषा बनती है बच्चों सिंधी। और ये सिंधी भाषा कब जुड़ती है, 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर बनती है। इसके अलावा बच्चों फिर आपको याद रखना है नमक। तो न से बन गया नेपाली, मैं से बन गया मणिपुरी, और कैसे बन गया बच्चों कोंकणी। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और फिर बच्चों देखिए 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बूढ़ी डोकरी की थाली में मेथी। तो ये भाषा हो गई देखो बोडो, फिर बनी डोंगरी, फिर बनी बच्चों मैथिली, और मैथिली के बाद कौन सी भाषा बनी भैया, संथाली भाषा बनती है। ये लीजिए आपके सामने। अब कोई आपसे पूछे कि वर्तमान के अंदर कितनी भाषाएं हो गई, तो आप देखिए वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई। वर्तमान के अंदर 14 ये थी, 15 16 17 18, उसके बाद में बच्चों 19 20 21 और 22 को वर्तमान में कितनी भाषाएं होगी, 22 भाषाएं हो गई। तो ये आज का एक छोटा सा सेशन था, अपने 25 से 30 मिनट का सेशन था बच्चों। बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर क्वेश्चन थे। अगर आप एक क्वेश्चन देखते हो तो एक क्वेश्चन में मैंने आपके लिए लगभग 5 से 6 क्वेश्चन डाले हैं। 6 क्वेश्चन डालने का क्या मतलब हो गया, मतलब एक बात थी मैंने 2 3 4 5 6 करके आपको बताई है। उसी प्रकार से आपको क्या करनी है बच्चों, याद रखनी है चीज़ें। और अगर आप इस तरह से साथ साथ चलते हो बच्चों, तो आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाती है। मिलते हैं फिर से कल एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ। तब तक बच्चों आप जो है हंसी खुशी मुस्कुराते रहिए। इसके अलावा बच्चों आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।